नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो कल की क्लास हुई थी, यानी कि इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी, उसमें हमने विदेशी यात्री यानी कि जो भारत में आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी थे, हमने कल उनके ऊपर जो है वह चर्चा करा था। और आज का जो हमारा सेशन है वो हम मौर्य काल के बारे में जो है वह देखेंगे, यानी कि मौर्य वंश के बारे में हम समझने का जो है वो प्रयास करेंगे। इससे पहले जो हमने मगध का उत्कर्ष देखा था, तो वहां पे हमने 3 वंशों को जो है वो पढ़ा था। पहला जो हमारा वंश था वो हर्यक वंश था, दूसरा जो हमारा वंश था वो हमारा शुंग वंश था, और तीसरा शैशुनाग वंश था, और जो तीसरा था वो हमारा नंद वंश था। उसके बाद हमारा मौर्य वंश हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद हमें शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, ऐसे ही जो है वह क्रमशः हमें देखने को मिलेंगे। तो हम उसको धीरे धीरे जो है वो आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कल हमने विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में समझा था। भारत में मैंने आपको बताया था कि 2 विदेशी आक्रमणकारी जो है वह हुए, यानी कि भारत में 2 विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। पहले हमने जो है वो 2 भागों में बांटा। पहला जो है वो हमारा ईरानी आक्रमणकारी थे, और दूसरे जो है वो यूनानी आक्रमणकारी देखने को मिलते हैं। पहला जो सफल आक्रमणकारी ईरानी था, उसमें हमने दारा प्रथम के बारे में जो है वह देखा था। दारा प्रथम, उसके बाद हमने जरकसिस के बारे में देखा, अंतर जरकसिस के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा जो दारा तृतीय थे, उनका जो है वह यूनानी शासक सिकंदर के साथ युद्ध होता है, और उसमें वो गोगा मेला के युद्ध में जो है वो पराजित हो जाते हैं। और पराजित होने के बाद जो है वो यूनानियों के हाथ में जो है वो पूरा का पूरा जो हकामनी साम्राज्य है वो आ जाता है। उसके बाद अब यूनानियों ने भारत के ऊपर जो है वो आक्रमण करने का जो है वो सोचा, और उसमें सिकंदर ने जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाई। हमने सिकंदर के बारे में देखा कि सिकंदर ने किस प्रकार से भारत पे आक्रमण करा। उसने अपनी जो है वो सेना को किस प्रकार से डिवाइड किया, निर्याकस को अपना सेनापति बनाया, और उसके बाद जो है जल अध्यक्ष जो है वो निर्याकस को बनाया, अपना जल सेना अध्यक्ष जो है वो निर्याकस को नियुक्त किया, और दो से अपनी सेना को जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया। पहली सेना का वो खुद नेतृत्व करता है, और दूसरी सेना का जो है वो निर्याकस के अंतर्गत जो है वो छोड़ देता है। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि आम्भी ने उसका जो है वो स्वागत किया। भारत में जैसे ही वो प्रवेश करता है तो आम्भी और शिशुगुप्त जो है वो मिल करके उसका जो है वो स्वागत करते हैं, उनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, और सिकंदर को जो है वो पोरस से युद्ध कर लड़ने के लिए जो है वो अग्रसर करते हैं, उनको जो है वो आमंत्रित जो है वो करते हैं। फिर उसके बाद पोरस से होते हैं युद्ध। पोरस के युद्ध होने के बाद भारत में रहने वाली लगभग 28 जो जनजातियां थी, उनसे जो है वो सिकंदर का युद्ध होता है, और सिकंदर लड़ते लड़ते यानी कि उसकी सेना जो है वो ब्यास नदी को पार करने से जो है वो मना कर देती है। तो सिकंदर थक हार करके वहीं पर अपनी जो है वह विजय यात्रा को रोकता है, और वहीं पर एक जो है वो पंडाल जो है वो लगाता है, और वहाँ पे जो है वो यज्ञ करता है, यूनानी देवियों को समर्पित यज्ञ करता है, और यज्ञ करने के बाद जो है वहीं वो अपनी विजय यात्रा को रोकता हुआ वापस जो है वह चला जाता है। जब वापस जाने लगता है तो वो 3 भागों में 6 भागों में जो है वह अपने राज्यों को, जीते हुए राज्यों को जो है वो डिवाइड करता है। पहला जो उसके यूनानी थे, यानी कि 3 भागों में यूनानियों को जो है वह रखा, और बाकी के 3 भागों में भारतीय राजाओं को जो है वो दे करके चला गया, जिसमें पोरस, आम्भी और हमें जो है वो मेरुस देखने को मिलते हैं, जो कि इसकी अधीनता को स्वीकार करने लग गए थे। तो इस प्रकार से हमने जो है वो ये सारी बातें जो है वो विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में देखा, उनके प्रभावों के बारे में देखा कि क्या क्या प्रभाव उनके हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो हमने इसको देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है, उस समय जो है वह मगध पर जो है वह नंद धनानंद जो है वो शासन कर रहा था, यानी कि धनानंद जो है वो मगध की गद्दी पे बैठा हुआ था, और उसके बाद वह जो है वह शासन करता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य ने जब सिकंदर को आक्रमण को देखा, तो उन्होंने जो है वह तक्षशिला के जो है वो आचार्य थे, और वो धनानंद के दरबार में आते हैं, और पोरस की सहायता करने के लिए जो है वो मांग करते हैं। लेकिन जो धनानंद था वो इतना लोभी था कि उनको जो है वो अपने राज्य से बाहर निकाल करके फेंक देता है। तो उसके बाद उन्होंने राष्ट्र को बचाने के लिए, कौटिल्य ने राष्ट्र को बचाने के लिए एक योग्य जो है वो पुरुष की खोज की, जिसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जो है वह देखने को मिलते हैं। आज हम मौर्य वंश या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है वो सारी चीजों को देखेंगे, किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त किया, और उसके बाद जो है वो मौर्य वंश की जो है वो उत्पत्ति करी। तो चलिए आज हम जो है वो मौर्य वंश के बारे में समझेंगे। मौर्य वंश, सबसे पहले हम मौर्य वंश के बारे में जो हमें जानकारी, जो हमें स्रोत देखने को मिलते हैं, यानी कि जो हमें स्रोत प्राप्त होता है मौर्य वंश के बारे में, आज हम उनके ऊपर जो है सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो हम पहले देखेंगे मौर्यकालीन स्रोत। स्रोत क्या क्या हमें ऐसे स्रोत मिलते हैं कि जिसके आधार पर हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो मौर्य वंश की स्थापना करी, उन्होंने किस प्रकार से धर्म को पराजित किया। ऐसा भी कहा जाता है, कुछ यूनानी जो है वह
विद्वान है जो कि ऐसा कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह सिकंदर से जाता है मिलने के लिए, और सिकंदर की स्पष्टवादिता से जो है वह चंद्रगुप्त की स्पष्टवादिता से सिकंदर जो है वह नाराज होता जाता है और उसे मृत्युदंड का जो है वह फरमान जो है वह जारी कर देता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो हमें सिकंदर के शासनकाल में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में भी देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें वहां पर प्राप्त होती हुई देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम जो है वो स्रोत के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे, किस प्रकार से उनके स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो हमें स्रोत देखने को मिलता है वो आप देखेंगे उनके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री या कह सकते हैं कि उनके प्रयोगकर्ता, उनके गुरु जो थे उनका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें हमें जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में जो है वो संपूर्ण जानकारियां जो है वो प्राप्त हो जाती है। यह जो अर्थशास्त्र है ऐसा माना जाता है कि यह जो है वो धर्मशास्त्र के, भले ही इसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन यह धर्मशास्त्र के ऊपर लिखी गई जो है वह पहली पुस्तक हमें देखने को मिल जाती है, जिसके लेखक जो उनके सेनापति कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, उन्होंने जो है वह लिखा था। कौटिल्य के बहुत सारे हमें नाम देखने को मिलते हैं। जब हम अर्थशास्त्र के बारे में समझेंगे तो मैं आपको शॉर्ट क्लास में इनके पूरे बारे में बताऊंगा कि इसके कितने प्रकरण हैं, इनमें क्या क्या हमें चीजें देखने को मिलती है, वो हम सारी बातें जो है वो उसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हम बस इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि हमें एक विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस देखने को मिलता है। विशाख दत्त, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, इसमें जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वह शूद्र की उनकी उत्पत्ति के बारे में जो है वो बताया गया है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वह निम्न कुल का जो है वो बताया गया है। उसके बाद जो है हमें पारडी की अष्टाध्यायी देखने को मिलती है। पारडी की अष्टाध्यायी, इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वह निम्न कुल का बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि जो सम्राट अशोक थे वो स्वयंदेव को जो है वो मानते थे। तो ये सारी जानकारियां जो है वो हमें पारडी की अष्टाध्यायी में देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि पतंजलि का जो हमें देखने को मिलता है, पतंजलि का जो हमें देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे पतंजलि के बारे में भी हमें जो है वह जानकारी देखने को मिलती है। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। उसके बाद आप देखेंगे सोमदत्त का हमें जो है वो मृच्छकटिकम देखने को मिलता है। ऐसे तमाम जो है वो ग्रंथ हमें इनके बारे में, यानी कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी के जो है वो प्रमुख स्रोत के बारे में देखने को मिल जाते हैं। हमें जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ये इनसे भी हमें जो है वह जानकारी मिलती है, यानी कि जैन ग्रंथ, परिनिब्बाण सूत्र हमें जो है वह देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे महापरिनिब्बाण सूत्र जो है उसमें हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिलती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ, महावंश और दीपवंश, यानी कि बौद्ध ग्रंथ में महावंश और दीपवंश में हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा कि महापरिनिस्वाण सूत्र। उसके बाद जो हमें बौद्ध ग्रंथ देखने को मिलता है, बौद्ध ग्रंथ में आप देखेंगे महावंश, दीपवंश, महावंश। दीपवंश और महावंश में हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी प्राप्त हो जाती है। आप देखेंगे कि पारणी के अष्टाध्याय में जब हमें देखने को मिलता है, आप देखेंगे एक हमें और जो है वह विदेशी यात्रा जो है वो उन्होंने एक जो है वह टीका लिखी है, जिसको हम देखेंगे कि तारानाथ का जो हमें एक टीका देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि विष्णु पुराण पर जो है वह तारानाथ का टीका देखने को मिलता है। पुराण पर जो है वो श्रीधर स्वामी का, सॉरी माफ कीजिएगा, श्रीधर स्वामी, श्रीधर स्वामी का जो है वह टीका देखने को मिलता है विष्णु पुराण के ऊपर।
उसके बाद एक और जो है वो हमें देखने को मिलती है, यानी कि एक हमें जो है वो और देखने को मिलता है कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ की राजतरंगिणी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो हमें स्रोत देखने को मिलते हैं वो मौर्य वंश के बारे में भारी मात्रा में हमें स्रोतों की जो है वह जानकारी देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि यूनानी जो यात्रा वृत्तांत है वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं, यानी कि यूनानी जो उस समय जो है वो यात्री भारत में आए हैं तो उनके वृत्तांत भी देखने को मिलते हैं। यूनानी यात्रा वृत्तांत, यानी कि आप देखेंगे जो यूनानी यात्रा वृत्तांत है इनको जो है वह 3 खंडों में जो है वह डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 खंडों में इनको विभाजित किया गया है। पहले में आप देखेंगे कि जो सिकंदर के पूर्व, यानी कि जिस समय सिकंदर भारत में आया था वही वो समय हमें देखने को मिलता है कि भारत में जो है वह यूनानियों का आवागमन जो है वह होना प्रारंभ हुआ। तो जब यह सिकंदर आता है तो उसके बाद हमें मेगास्थनीज जो है आता हुआ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तमाम जो है वह जो विदेशी यात्री थे वो यहाँ भारत में आते हुए देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे 3 खंडों में इनको विभाजित किया गया है। सिकंदर के पूर्व, पहले में हमें सिकंदर के पूर्व, दूसरे में सिकंदर के साथ, यहाँ पे मैं साथ लिख दे रहा हूं आप समझ जाइएगा, साथ, और तीसरे में बाद, यानी कि सिकंदर के बाद, तो सिकंदर के साथ, सिकंदर के पूर्व और सिकंदर के बाद, इसमें जो है तमाम जो है वो इतिहासकार जो है वह देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम एक एक के बारे में जो है चर्चा करें, अगर उनके नामों को देखें तो कई सारे जो है हमें इतिहासकार जो है वह देखने को मिलेंगे, कई सारे जो है वह यूनानी जो है वो विवरण प्राप्त हो जाते हैं, जिनमें आप देखेंगे कि सिकंदर के साथ और सिकंदर के बाद वाले जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। तो जो सिकंदर के साथ थे उनमें आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था, कल ही आपको बताया था कि एक आने क्रिकेटर्स है जिन्होंने सिकंदर की जीवनी लिखी, एक हमें आस्ट्रियोबुलस देखने को मिलते हैं जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ वार की जो है रचना करी, और एक हमें जो है वो निर्याकस देखने को मिलता है जो कि सिकंदर का जो जल सेनापति जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो जल सेना अध्यक्ष जो था वो हमें निर्याकस देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे सिकंदर के बाद जो हमें भारत में आने वाले यूनानी थे उनमें आप देखेंगे सबसे पहला जो है वो हमें मेगास्थनीज का नाम देखने को मिलता है, जो कि सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का जो है वह राजदूत था, जो कि हेलेना उसकी पुत्री थी, तो उनकी शादी का जो विवरण है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है वो उसको प्रस्तुत करता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो आप देखेंगे प्लिनी है, प्लूटार्क है, जस्टिन है, डायमेकस है, डायनोसियस है, तो इस प्रकार के तमाम जो इतिहासकार हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सिकंदर के साथ, सिकंदर के बाद, यानी कि तमाम जो है वो हमें चीजें देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि अभी हमारा एक भाग जो है वो छूटा हुआ इतिहास में देखने को मिलता है, जो कि दक्षिण भारत एक महत्वपूर्ण है। तो दक्षिण भारत के ग्रंथ है उस समय जो है वह दक्षिण भारत भी अस्तित्व में आ रहा था, इसकी भी जानकारी जो है हमें देखने को मिल जाती है। तो वहां पे भी इस मौर्य वंश के बारे में जो है वह जानकारी, यानी कि मौर्य वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में जो है वह जानकारी वहां पर भी हमें देखने को मिल जाती है। तो आप देखेंगे कि संगम साहित्य की अगर हम चर्चा करें तो संगम साहित्य में जो है वो हमें 2 देखने को मिलते हैं। अगर संगम साहित्य की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे हमें 2 संगम साहित्य देखने को मिलता है, जिसका पहला का नाम है अहरानूर, अहनानूर के बारे में आप देखेंगे कि इनका एक पुस्तक है जो हमें देखने को मिलता है मामूलनार, जिसका नाम हमें देखने को मिलता है मामूलनार। और दूसरे जो है, यानी कि आप देखेंगे कि जो दूसरे हमें जानकारी देखने को मिलता है वो हमें परनार का कपिलर देखने को मिलता है, परनार का कपिलर। तो इस प्रकार से हमें जो है वो मौर्य वंश के जो स्रोत हमें देखने को मिलते हैं, इसमें हमें क्षेमेंद्र सूरी की जो है वह कथा अक्षरी सागर भी देखने को मिलती है, सोमदेव सूरी की भी हमें जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाती है। सोमदेव का जो है वह कथा सरी सागर हमें देखने को मिलता है, उसको मैंने नहीं लिखा है तो आप जो है वह नोट कर लीजिएगा। नवा जो है वह सोमदेव सूरी का कथा सरी सागर,
कथा सरी सागर। तो इस प्रकार से जो है हमें इनके बारे में देखने को मिलती है। एक हमें क्षेमेंद्र देखने को मिलते हैं। क्षेमेंद्र का जो है वो बृहद कथा मंजरी है, क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी है। तो आप इसको भी जो है वो नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ। क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह पूर्ण रूप से जो है हमें मौर्य काल के जो है वो स्रोत देखने को मिलते हैं, जो कि सारी जो है वो मौर्य काल के बारे में जो है वो विवरण अपना देते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जो है वो मौर्य वंश के जो है वो स्रोतों के बारे में देखा। पहले हम स्रोतों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौटिल्य का जो है वो अर्थशास्त्र है, जो कि एक धर्मशास्त्र पर लिखा हुआ जो है वह ग्रंथ है। और यह जो है वो कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के एक तरीके से गुरु भी कह सकते हैं, और इनके जो है वो प्रधानमंत्री भी थे, एक निर्देशक भी थे। तो उन्होंने ही इस ग्रंथ की जो है वो रचना करी है। और उसके बाद आप देखें विशाख दत्त का मुद्रण राक्षस हमें देखने को मिलता है। तो आपको बता दूं कि जो विशाख दत्त थे यह हमें गुप्त काल के एक प्रमुख जो है वह कह सकते हैं कि राज दरबारी जो है वह राज दरबारी कवि देखने को मिलते हैं। पाणिनि का अष्टधाई जो है वह देखने को मिलता है। यह शुंगकालीन हमें जो है वह देखने को मिलते हैं। पतंजलि भी जो है वह शुंगकालीन है। जैन ग्रंथ के बारे में मैंने आपको बताया कि महापरिनिर्वाण सूत्र है। उसके बाद आप देखेंगे जो बौद्ध ग्रंथ है वह है दिव्यावदान और महावंश, दीपवंश और महावंश, सॉरी माफ कीजिएगा, दीपवंश और महावंश में हमें मौर्यों के बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिलती है। आप देखेंगे विष्णु पुराण पर एक टीका लिखी गई है, जो कि श्रीधर स्वामी के द्वारा जो है वह लिखी गई है। विष्णु पुराण पर एक टीका लिखी गई है जो कि श्रीधर स्वामी के द्वारा जो है वह लिखी गई है। उन पर भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है वह जानकारी के जो है वो प्रमुख स्रोत जो है वह देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे सोमदेव सूरी के बारे में हमें देखने को मिलती है कि जो सोमदेव सूरी का कथा सरी सागर है, इसमें भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के कह सकते हैं कि जीवन की जो बातें हैं वो देखने को मिल जाती है। इनमें इनको जो है वह निम्न कुल का जो है वो बताया गया है। उसके बाद आप देखेंगे क्षेमेंद्र का जो बृहद कथा मंजरी है, इसमें भी हमें मौर्यकालीन जो स्रोत हैं वो भी प्राप्त हो जाते हैं। इनमें बताया गया है कि जो मौर्य पूर्वोत्तर जो मौर्य थे वो मूर्तियों को गला करके जो है पिघला करके जो है वो उनसे अपना जीवन यापन जो है वह करते थे। कल्लर जो है हर्ष के राज दरबारी है, यानी कि कल्लर की राज तरांगड़ी, यानी कि नदियों का, यानी कि राजा की जो नदी है, राज तरांगड़ी का अर्थ होता है कि नदियों की राजा की नदी है। तो इसमें आप देखें कल्लर जो है वो कश्मीर के शासक हर्ष के दरबारी हैं, जो चंपक के पुत्र हैं। मैंने इनके बारे में आपको जो है पहले ही बता दिया है। तो हम एक एक करके इनके बारे में जो है बाद में समझेंगे। उसके बाद हमें यूनानी यात्रा वृत्तांत भी देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि यूनानियों को जो है वह 3 खंडों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वह सिकंदर के पूर्व, यानी कि सिकंदर के पहले आने वाले जो विदेशी यात्री हैं। उसके बाद आप देखेंगे सिकंदर के साथ आने वाले जो विदेशी यात्री हैं, मैंने आपको बताया उनका नाम। उसके बाद आप देखेंगे कि सिकंदर के जो बाद आने वाले हैं, सिकंदर के साथ आए उसके बाद में आए, उनके बारे में भी हमें जानकारी देखने को मिल जाती है। और हम देखेंगे एक और भी हमें पृष्ठभूमि देखने को मिलती है, वह है चीनी यात्रियों के बारे में, यानी कि चीनी यात्रियों के बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिलती है। हालांकि उनका जो है वो मौर्य काल से कोई भी हमें सीधा तात्पर्य देखने को नहीं मिलता, लेकिन सम्राट अशोक के बारे में जो है वह जानकारी उसमें मिलती है। हर्ष के बारे में जो है वो चीनी यात्रियों के ग्रंथों में जो है वह जानकारी मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये स्रोत के रूप में जो है वह देखने को मिल गया। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझेंगे, धनानंद के बारे में समझेंगे, मगध के युद्धों के बारे में जो है वह समझेंगे। तो इस प्रकार से हम समझते हुए आगे धीरे धीरे जो है वह बढ़ेंगे। आप अगर आपने अगर इस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वह चीजें हैं। ये आपको बहुत आसानी से मिलने वाली है नहीं, काफी ज्यादा जो है वो मेहनत के बाद जो है वो सारी चीजें जो है वो निकल के सामने आ पाती हैं। काफी सारी किताबों को खंगालने के बाद तब जाकर के ये सारी चीजें जो है, ये सारे ज्ञान जो है वो बाहर निकल पाते हैं, अन्यथा ये सारी चीजें एक किताब में मिलना मुश्किल है। चलिए, तो हमने जो है वो मौर्य काल के सबसे पहले स्रोत के बारे में देखा, क्या क्या हमें स्रोत जो है वह मिलते हैं। मौर्य काल में आपको बता दूं कि अभिलेख भी हमें मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें जो है वो सिक्के भी प्राप्त हो जाते हैं, ताम्रपत्र मिल जाते हैं। तो सम्राट अशोक के बारे में जब हम देखेंगे तो वहां पे हम इन सभी चीजों को जो है वो समझेंगे। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में जो है वह समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो सम्राट अशोक हैं उनका थोड़ा सा जो है वो ज्यादा लंबा चौड़ा जो है हमें इतिहास देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण जो है वह शासक के रूप में हमें देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, अब जो है वो हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके जीवन की प्रारंभिक घटनाओं के बारे में जो है वह समझते हुए आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जो है वो समझेंगे। आपको मैंने अभी बताया कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उसी समय जो है वह तक्षशिला के एक अध्यापक थे जिनका नाम था कौटिल्य। विष्णुगुप्त चाणक्य जो थे वो वहाँ के जो है वो प्रमुख जो है वह शिक्षक के रूप में जो है वो वहाँ पे कार्यरत थे। उनको ऐसा आभास हुआ कि अब जो है वो सिकंदर जो है वो संपूर्ण भारत को जो है वो विजित कर लेगा और उसकी जो है वो सेना उसका जो है वो दृढ़ निर्णय जो है वो है। तो उसने एक तरीके से चाणक्य ने धनानंद यानी कि मगध के शासक धनानंद, मैंने आपको बताया था कि जब जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत पर धनानंद मगध पर जो है वह धनानंद का जो है वह नंद वंश के शासक धनानंद का जो है वह हमें शासन देखने को मिल जाता है। तो वह जो है वह धनानंद के दरबार में आते हैं, उनसे यह कहते हैं। तो धनानंद जो है वो बहुत ज़्यादा है लोभी था और बहुत ज़्यादा जो है वह धन एकत्र करने में, धन संचय करने में जो है वह विलीन रहा करता था। तो पहले हम थोड़ी सी धनानंद और चाणक्य के बारे में जो है वह समझेंगे। तो मैंने धनानंद के बारे में प्रारंभिक बातें जो है मैंने बताया कि वह जो है वह अपने जो महापद्मनंद थे उनका पुत्र था, उनका सबसे छोटा पुत्र था। बहुत ज़्यादा जो है वह धन संचय करने के कारण उसको जो है वह धनानंद कहा गया था। ऐसा माना जाता है कि वो भारी मात्रा में जो है वो धन को एकत्र करता था और एकत्र करने के बाद गड्ढा खुदवा करके नदियों के किनारे जो है वह गड्ढा खुदवा करके उसमें जो है वह गाड़ दिया करता था और उन पर जो है वह कड़ा पहरा लगा दिया करता था। उसने पशुओं के चमड़ी पर यानी कि पशुओं के चर्म पर, पेड़ों की छाल पर, पेड़ों के रस पर, चराई कर, ऐसे तमाम जो कर हैं वो जनता के ऊपर जो है वह थोपा था। पानी के ऊपर जो कर लगाया था और मंदिरों के ऊपर कर लगाया था। तो इस प्रकार के जो कर थे उन्हें लगा करके भारी मात्रा में जो है वो धन संचय जो है वह किया था और इन सभी धनों को जो है वह एकत्र कर करके पहाड़ियों के किनारे जो है वो बड़ा सा गड्ढा खुदवा करके उसमें जो है वह डाल दिया करता था। तो ये हमें धनानंद की जो है वो मानसिकता जो है वह देखने को मिलती है। जब चाणक्य आते हैं, इनसे कहते हैं, तो यह धन को जो है वो खर्च नहीं करना चाहता। धन में जो है आपको बता दूं कि युद्ध में भारी मात्रा में जो है वह धन खर्च होता है। तो हमें पहली जो है देखने को मिलती है, ऐसी 2-3 हमें अवधारणाएं देखने को मिलती है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह चाणक्य जो थे वो 2 गायों का जो है वो भिक्षा पाने के लिए वहां पे गए थे, उसके लिए जो है उन्होंने नहीं दिया तो उनको मार के जो है वो चाणक्य को जो है वो धनानंद ने अपने राज्य से बाहर कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि तक्षशिला के जो है वो दीवार जर्जर हो गए थे, उनका जो है वो मरम्मत का कार्य करवाने के लिए एक निवेदन पत्र जो है वह लेकर के चाणक्य जाते हैं कि आप जो है वह तक्षशिला का जो है वो मरम्मत करवा दीजिए, वहाँ के जो दीवार है छात्रों को पढ़ने में असुविधा होती है यहाँ के लोगों को, तो आप जो है वो उसका मरम्मत कार्य जो है वह करवा दीजिए, उसके लिए वो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें कई सारी अवधारणाएं जो है वह देखने को मिलती हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर का उस समय भारत पर आक्रमण हो रहा था, एक शुभ चिंतक होने के कारण चाणक्य जो है वह इस युद्ध को रोकने के लिए इस जो है वह जो है वो युद्ध को रोकने के लिए जो है वो पोरस की सहायता करने के लिए जो है वो सम्राट जो है वो धनानंद के पास आते हैं, लेकिन यह इनकी बात को नहीं सुनते और इनके राज्य को बाहर निकाल देते हैं। तो उसी समय जब इनको बाहर धक्का मुक्की कर करके इनको बाहर निकाला जाता है, उसी समय जो है वो चाणक्य की जो है वो चोटी खुल जाती है। तो उसी समय चाणक्य ने एक प्रण लिया था कि जब तक मैं मगध की गद्दी पर कोई योग्य जो है वो शासक नहीं बैठा देता, जब तक मैं शक्ति को हटा करके जो है वह शासन को जो नहीं स्थापित कर देता, तब तक मैं अपनी चोटी को जो है वह नहीं बांधूंगा। तो यह जो है वो उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया और उसके बाद वह जो है वह निकल जाते हैं। हालांकि धनानंद, ऐसा भी हमें जो है वो जानकारी मिलती है कि धनानंद ने फिर उनको जो है वो मृत्यु दंड जो है वह दे दिया था, उनके सिपाही उनको लेने लग जाते हैं। लेकिन धनानंद जो चाणक्य थे वो काफी ज्यादा जो है वो कुटिल बुद्धि के थे, उनके पास जो है वो कुशाग्र बुद्धि थी, कुशाग्र बुद्धि के वो धनी थे। तो वो एक तरीके से अपने दिमाग का जो है वो सहारा लेकर के वेश बदल करके वहां से बाहर निकल जाते हैं। वहां से बाहर निकलने के बाद जब वो जंगल में जाते हैं तो वहीं पर एक जो है वो कह सकते हैं कि बहेलिया, यानी कि कह सकते हैं कि बहेलिया जो इस समय शिकारी का कार्य जो है वह किया करता था, बहेलिया जो आखिर का कार्य किया करता था, वह अपने कुछ जो है वह दास पुत्रों के साथ, यानी कि दास पुत्रों के साथ जो है वह जंगलों में लकड़ियां काटते हुए जो है वह देखने को उनको मिल जाता है, क्योंकि यह जंगल में भागे हुए थे तो वहां पे उनको वो मिलता है। और वहीं पर जो है वह इनकी नजर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य पर पहली बार जो है वो पड़ती है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य पर इनकी जो है वो पहली बार नजर वहां पे पड़ती है। उस समय एक जो है वो खेल वहां पे हो रहा था, यानी कि एक हमें खेल देखने को मिलता है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और उसमें जो है वो न्याय करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि वह किस
प्रकार से उनका न्याय जो है वह कर रहे थे, तो चाणक्य के दिमाग में जो है वो ये बात जो है वो घुसी, यह व्यक्ति जो है वो काफी ज्यादा जो है वो दिमागदार है, यानी कि काफी ज्यादा जो है उसके पास बुद्धि है, न्याय को करने का जो है उसके पास ताकत है, इसको क्यों ना ही इसको सही प्रशिक्षण दे करके मैं जो है वह इसको हम मगध का जो है वो सम्राट के रूप में जो है वो नियुक्त करें। तो इस प्रकार से चाणक्य ने उनको फिर वहलिया से बात करके एक लगभग 1000 जो है वो फंड जो है वो मुद्रा दे करके उनको जो है वह खरीदा था। आपको बता दूं कि मौर्य उस समय नंद काल में, यानी कि जब समय नंद का काल चल रहा था, उसी समय आप देखेंगे फण जो है वो भारत की महत्वपूर्ण जो है वो सिक्का था, यानी कि महत्वपूर्ण सिक्का था। हम कभी सिक्कों के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे, कौन से प्राचीनतम सिक्के थे। जब हम प्राचीन इतिहास को समाप्त करेंगे तो वहाँ पे नगरों के बारे में, सिक्कों के बारे में, अभिलेखों के बारे में और जो प्राचीन नगर हैं उनके बारे में हम सभी चीज़ों को जो है वह एक बार डिस्कस जो है वह करने का प्रयास करेंगे। प्राचीन इतिहासकारों के बारे में ये सारी चीज़ें जो है हम देखने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि जितने भी मैंने अभी यात्रा वृत्तांत आपको बताए, ये सारे के सारे मैंने यात्रा वृत्तांतों के बारे में डीपली, यानी कि पूरा का पूरा जो है वो बताने का प्रयास किया है। हमने शॉर्ट क्लास में पहले से ही डाल के रखा है, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख ले, नहीं तो मैं आपको वहाँ से निकाल करके जो है वो आपको चीज़ों को जो है वह दे दूंगा। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा कि प्राचीन भारत में आने वाले विदेशी जो यात्री थे उनके बारे में आपको एक अलग से जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इन सभी के बारे में जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती है। चाणक्य जो थे उन्होंने उनको चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 पर्ण सिक्कों में जो है वह खरीदा, और सिक्क खरीद करके जो है वह सीधे उनको जो है वह तक्षशिला लेकर चले जाते हैं। तक्षशिला लेकर जाते हैं, वहाँ पे उनको शिक्षा दीक्षा जो है वह देते हैं, लगभग उनको जो है वो अच्छी जो है वह ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब यह यहाँ से तक्षशिला पर जाते हैं तो वो सम्राट प्लिनी की हमें जो है वो ऐसी जानकारी मिलती है। एक हमें प्लिनी और प्लूटार्क नामक जो है वो प्राचीन विदेशी यात्री हैं, जिन्होंने ऐसी जो है वो अपनी प्रस्तुति जो है वह दिखाई है कि सिकंदर से मिलने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ही जाते हैं, लेकिन सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य की स्पष्टवादिता से जो है वह नाराज हो जाता है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की स्पष्टवादिता से सिकंदर जो है वह नाराज हो जाता है। इनको जो है वो मृत्युदंड दे करके मृत्युदंड का जो है वो फरमान जारी कर देता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ से फिर बच जो है वह निकलते हैं, उनकी जो है वो किस्मत जो है वो सातवें आसमान पे थी, वो वहाँ से फिर बच निकलते हैं। ऐसा कई इतिहासकारों में अब भी मतभेद है कि जो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी वह कह सकते हैं कि चाणक्य की कोई जहर की पद्धति थी, जो कि उन्होंने उनके ऊपर जो है उनके भोजन में मिला करके सिकंदर को खिला दिया था, जिससे कि बेबीलोन में उसकी जो है वो मृत्यु हो गई। आपको बता दूं कि ब्यास नदी पर जो सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ती है, तो ऐसी जो है अफवाह वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि चाणक्य के द्वारा जो है ऐसी अफवाह वहाँ पे फैला दी गई थी कि लोग जो है जो उनके सैनिक थे, यानी कि सिकंदर के जो सैनिक थे, वो ये बात को मानने लग जाते हैं कि हम ब्यास नदी को पार नहीं कर सकते, अगर जो भी विदेशी इसको पार करता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ऐसे ऐसे जो है वह जहर को जो है वो उनके भोजनों में मिला दिया था कि जो खाने आज खाते थे तो उसके 4 से 5 दिन बाद जो है वो उसका परिणाम देखने को मिलता है। ऐसी ही पद्धति से बताया जाता है कि जो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई है वह चाणक्य की कोई जहर पद्धति थी जिसको उन्होंने उनके खाने में प्रयोग किया था, लेकिन 1 महीने बाद जो है वो उसका असर होता है और सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हमें जो है वह ये चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये तो हमने इनके ये जो प्रारंभिक जो है जीवनी देखी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह एक जंगल से निकल करके जो है वह यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले जो है वो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सीधे अपनी जो है वो सेनाओं को जो है वह इकट्ठा किया, यानी कि सेनाओं को इकट्ठा किया। इनकी सेना को जो है वह डाकुओं का गिरोह कहा जाता है, यानी कि आप देखेंगे कि इनकी जस्टिन ने इनकी सेना को जो है वो डाकुओं का गिरोह कहा है, क्योंकि इनके जो सेना थे उनमें ज्यादातर जो है वो 2 लुटेरे और डाकू थे, इसलिए इनकी सेना को जो है वो डाकुओं का गिरोह कहते हैं। आपको बता दूं कि एक इतिहासकार है जिन्होंने ऐसी जो है वो अवधारणा दी है कि जब सिकंदर यहाँ से वापस चला जाता है तो सिकंदर जब यहाँ से वापस चला जाता है तो भारत में अपने दास्ता का जो धुआं था उसको अपने गले से जो है वो उतार देता था, यानी कि इस समय जो है वह धनानंद थे, तो धनानंद को हटा करके जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वहाँ के शासक बनते हैं। एक तरीके से दास्ता का जो धुआं था उसको उतार देता था, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण भारत पर जो है वो अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। चलिए हम उसके बारे में समझेंगे किस प्रकार से उनका आधिपत्य जो है वो स्थापित होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रारंभिक जीवनी थी ये हमें यही देखने को मिलती है। यह हमें भारत का एकमात्र ऐसा सम्राट देखने को मिलता है जिससे ना तो जन्म की कोई हमें अवधारणाएं मिलती है, ना ही इसके कोई मृत्यु की, यानी कि इसका
इसका जन्म कहाँ हुआ, इसकी मृत्यु कहाँ हुई, इसके बारे में किसी को जो है वो जानकारी नहीं थी। कुछ लेखों में जो है वो हमें इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। आपको मैंने बताया था कि जब साथियों को विदुरभ ने, प्रसेनजित के पुत्र विदुरभ ने मार करके जो है वह वहां से निकाला था, तो पिपल्ली वन में जाकर के उन्होंने शरण ली थी, यानी कि पिपल्ली वन में जाकर के वह वहां पे उन्होंने शरण ली थी। वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो मोर की पीक थी, इसलिए उसको जो है वो पिपल्ली वन के मौर्य जो है वह कहा गया था। तो पिपल्ली वन के मौर्य हमें वहां पे देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि पिपल्ली वन के मौर्यों से ही चंद्रगुप्त मौर्य की जो है वह उत्पत्ति हुई, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो पिपल्ली वन जो राज्य था उसी में इनका जो है वह जन्म हुआ और ये वहीं के थे। ऐसी कई इतिहासकारों का जो है वो हमें अवधारणा यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। कई सारी बातें हमें देखने को मिलती है, इनके जन्म की यह धारणा देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो मृत्यु है यह दक्षिण भारत में होती है, क्योंकि यह दक्षिण भारत की आकर्षण में ब्रह्मगिरी जो पर्वत है वहां पर जाकर के जो है वो जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के पोषक थे। स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बारे में हमें जानकारी मिलता है कि स्थूलभद्र और भद्रबाहु को जो है इन्होंने संरक्षण दिया था। जब उत्तर भारत में अकाल पड़ा था तो यह जो है वो चले गए थे। इनके हमें दो अभिलेख भी देखने को मिलते हैं, इनके हमें दो अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के हमें दो अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। पहला जो है वो महास्थान और दूसरा जो है वह हमारा पहला जो है वो महास्थान हमें देखने को मिलता है और दूसरा हमें महास्थान और दूसरा जो है वो हमें अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो कौन सा अभिलेख है। तो इनके दो हमें अभिलेख जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। तो वो सारी जानकारी आगे अभी देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इनके अभिलेखों के बारे में अभी हम आगे समझेंगे। तो इनकी जो प्रारंभिक जीवन थी वो यही थी कि चाणक्य जो है वो इनको ले जाते हैं तक्षशिला में, वहाँ पे इनको जो है वो शिक्षा दीक्षा देते हैं और उसके बाद सबसे पहली बार जो है वो ये अपनी सेना को जो है वो एकत्रित करते हैं और इनको जो है वो डाकू, इनकी सेना में ज्यादातर जो है वो डाकू, लुटेरे और जो यही सारे जो थे वह इनकी सेना में जो है वो एकत्रित होते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने सीधे सीधे जो है पहली बार जो है वो मगध पर आक्रमण किया था, यानी कि सबसे सीधे सीधे जो है इन्होंने मगध पे आक्रमण किया। तो पहली बार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो सफलता प्राप्त नहीं होती, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सीधे सीधे आक्रमण किया था। महान पद्मानंद के पास एक बड़ी सेना थी, इसलिए वो हारता नहीं है। और धनानंद जो है उसके पास एक कुशल जो है वो हमें महामंत्री देखने को मिलता है। धनानंद के पास कुशल महामंत्री था जिसने की इसकी इनकी पहली जो आक्रमण थी उसको जो है वह विफल कर दिया था। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भी हमें एक जो है वह कहानी देखने को मिलती है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से वापस हार करके जब वापस लौट रहे थे तो उनको रास्ते में बहुत ज्यादा जो है वो भूख लगी, यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो भूख लगी। तो वो किसी कुटिया के पास जाते हैं और वहाँ जो है वो खाना खाने के लिए जो है वो मांगते हैं। तो वहाँ पे एक माता थी जो अपने बच्चे को जो है वह ऐसी कहानी जो है वो सुना रही थी कि उनका बच्चा जो था वो खीर खा रहा था। तो खीर जो है वो सीधे बीचों बीच से जो है वह निकाल के खा रहा था। तो वहाँ पे उनकी माँ जो है उस बच्चे की माँ उसको कहती है कि तू भी चंद्रगुप्त मौर्य हो गया है जो सीधे सीधे बीच में हाथ डाल रहा है, ये नहीं कि पहले किनारे किनारे से खाया जाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य को यह समझ आता है कि हमें पहले जो है वो मगध पर सीधे आक्रमण नहीं करना है, हमें पहले जो है वो मगध के आसपास के क्षेत्रों को जो है वो जीतना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य उसके बाद जब यहाँ से निकलते हैं तो फिर से अपनी सेना को एकत्रित करते हैं और धीरे धीरे जो है वह आसपास के क्षेत्रों को जो है वो विजित करते हैं, लोगों को उनके खिलाफ जो है वो भड़काते हैं, विद्रोह करवाते हैं। तो इस प्रकार से लोगों का जो है वो उनको संरक्षण मिलता है, लोग विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। तब जाकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो राज्य स्थापित हो पाया था। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है वो इनके गुरु चाणक्य की देखने को मिलती है। चाणक्य जो थे इनका हमें दो तीन नाम जो है देखने को मिलता है, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, सॉरी माफ कीजिएगा, विष्णुगुप्त इनका नाम देखने को मिलता है, चाणक्य देखने को मिलता है, कौटिल्य देखने को मिलता है। तो इनके करीब में 3-4 नाम जो है वह देखने को मिल जाता है। जब मैं अर्थशास्त्र आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इनके नाम की विशेषता, वर्णन, ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें ये चीजें जो है वह देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको बता दूं कि लगभग ऐसा माना जाता है कि 324 ईसा पूर्व में, मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो हमें 324 ईसा पूर्व, कुछ लोग जो है कुछ इतिहासकार 326 ईसा पूर्व मानते हैं, लेकिन इसमें जो है वो काफी मतभेद है। इसलिए आप देखेंगे 324 ईसा पूर्व में जो है वो मगध की गद्दी पर यह विराजमान हो जाते हैं।
मगध की गद्दी पर जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह धनानंद को मारने के बाद जो है वह बैठ जाते हैं और यहाँ पर जो है वो विराजमान हो जाते हैं। आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो हमें यह भी देखने को मिलता है कि 304 ईसा पूर्व से 305 ईसा पूर्व के आसपास जो है वो जो सिकंदर था उसके एक जो है वो सेनापति थे। सिकंदर का सेनापति जो था वो हमें सिकंदर का सेनापति जो है हमें देखने को मिलता है, तो उसने जो है वो इनके ऊपर जो है वो आक्रमण किया था 304 ईसा पूर्व में। 304 से 305 ईसा पूर्व के आसपास का जो टाइम है, ऐसा माना जाता है कि इस समय उसने जो है निर्याकस ने जो है वह इनके ऊपर जो है वह आक्रमण करा, यानी कि निर्याकस सॉरी माफ कीजिएगा तो ये पद्धति हमें यहाँ पे जो है वह देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में सारी जानकारियाँ देखने को मिलती है कि उनका जो है वो आक्रमण होता है, उनको हराता है और उसके बाद जो है वह दहेज में जो है वह 4 उनके जो है वह राज्य को ले लेता है, जो कि आज के अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंध का प्रांत, ये सारे जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वह दहेज में प्राप्त हो जाता है। यह इनके जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो कुछ दहेज में जो है वो प्राप्त हो जाता है। उसके बाद इनकी जो पुत्री थी उसका नाम हमें छलना देखने को मिलता है या हेलना देखने को मिलता है। हमें 2 नाम देखने को मिलते हैं, पहला हेलना तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये सारी जानकारियां देखने को मिल जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो पहला अंतरराष्ट्रीय जो है वो विवाह हेलना के साथ जो है वो होता है, जिसका वर्णन जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक जो है वो इंडिका में हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि हेलना के साथ जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह होता है। हेलना के साथ इनका सबसे पहला जो है वो विवाह होता है। दहेज में इनको जो है वो 4 प्रांत जो है वो प्राप्त होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया आधुनिक ईरान, बलूचिस्तान, सिंध का प्रांत, अफगानिस्तान और ईरान का जो क्षेत्र है वह इनको जो है वो दहेज के रूप में जो है वो प्राप्त हो जाता है, जो कि सेल्यूकस निकेटस के द्वारा जो है वो इनको दिया जाता है। सेल्यूकस निकेटस की पुत्री जो थी उनका नाम हिलना था। सेल्यूकस निकेटस ने 304 ईसा पूर्व में जो है वह भारत पर आक्रमण किया। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने राज्य को सुदृढ़ करने के बाद सेल्यूकस निकेटस ने 304 ईसा पूर्व में जो है वो यहाँ पर फिर से आक्रमण किया और जब इनको चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है, हराने के बाद जो है तो इनसे एक संधि होती है। संधि में इनके जो है वो 4 प्रांत इनको मिलते हैं और उसके बाद हिलना के साथ जो है वह इनका चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है, जिसका वर्णन हमें जो है वह मेगास्थनीज की इंडिका मेगास्थनीज की इंडिका में इनका जो है वह हमें जानकारी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये सारी चीजें जो है वह देखने को यहाँ पर मिल जाती है कि इनका अंतरराष्ट्रीय पहला विवाह होता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये सारी जानकारी देखने को मिलती है। इनकी मृत्यु के बारे में अगर बात करूं तो इनका जो धर्म हमें देखने को मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। इनका जो धर्म था जैन, यह जैन धर्म के प्रवर्तक ही। इनकी मृत्यु आप देखेंगे कि जो हमें इनका मृत्यु देखने को मिलता है वह संथारा प्रथा से देखने को मिलता है। संथारा प्रथा यहाँ पे आप जो है वह नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है वह 200 ऐसा माना जाता है कि 298 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु जो है वह होती है। तो यहाँ पे जो है वह इनका चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वह टाइम पीरियड अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 324 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व
ईसा पूर्व का जो समय है वो हमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वह देखने को मिलता है। इसी में आप देखेंगे संथारा प्रथा, यहाँ पे आप मृत्यु की बात कर लेते हैं। मृत्यु की बात करें तो इनका जो है वह संथारा प्रथा, संथारा प्रथा जो कि आज भारत में जो है वो बैन है। इसको हाई कोर्ट ने जो है वो पूरी तरीके से जो है वो बैन कर रखा है, क्योंकि इसमें जो है वह व्यक्ति जो है वह धीरे धीरे जो है वह चीजों को छोड़ता हुआ जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। सबसे पहले वह भोजन करना छोड़ता है, उसके बाद जो है वो जल जो है वो ग्रहण करना छोड़ता है, और उसके बाद जो है वो श्वास लेना जो है वो बंद करता है। तो इस प्रकार से इसको जो है वो हाई कोर्ट ने जो है वो इसको आत्महत्या की श्रेणी में माना है, और इसको पूर्ण तरीके से जो है वो बंद कर दिया है। हालांकि जैन संप्रदाय के काफी सारे जो लोग हैं वो इस पर जो है भारी जो है वो विरोध करते हैं, लेकिन संथारा प्रथा को जो है वह एक तरीके के जो है वह कह सकते हैं आत्महत्या की संज्ञा में रखा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो संथारा जैन धर्म का एक प्रथा है जिसको संथारा प्रथा कहा जाता है। उसके मद्देनजर जो है वो उनका जो है वो मृत्यु हुआ था। आप देखेंगे कि हमें एक पहाड़ी देखने को मिलती है दक्षिण भारत में, जिसको जो है वह कह सकते हैं उर्बेला का पहाड़ी, ऐसा जो है वह नाम देखने को मिलता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी पहाड़ी है। तो वहां पे जो है वो उस पहाड़ी में जो है वो संथारा प्रथा के द्वारा जो है इन्होंने अपनी मृत्यु को जो है वो प्राप्त किया था। आपको बता दो इनके महास्थान और स्वगौरा अभिलेख, हमें 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। अभिलेखों की बात करें, अभिलेख की अगर हम चर्चा करें तो इनके 2 अभिलेख हैं। पहला जो है महास्थान, महास्थान, और दूसरा जो है वो स्वगौरा अभिलेख है। महास्थान जो है यह हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पश्चिम बंगाल, यहाँ पे मैं बंगाल लिख रहा हूँ, आप बंगाल समझ लीजिएगा। आधुनिक बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, और जो सोगौरा है यह हमारा गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में स्थित है। आप देखेंगे कि जो नेपाल का जो बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, वहीं पे जो है हमें गोरखपुर देखने को मिलता है। तो गोरखपुर में हमें जो है वो सोगौरा अभिलेख, महास्थान जो है वो पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिल जाता है। इसमें इस समय जो अकाल पड़ा था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है वो एक अकाल पड़ता है। अकाल की जो है वो जानकारी इसमें हमें देखने को मिलती है। अकाल की जो है वह जानकारी दो अकाल एक पड़ा था। तो ये उन्हीं में जो है वो राहत सामग्री, यानी कि जनता को जो है वो शासक के द्वारा जो है वो राहत सामग्री जो है वो दिया गया था, राहत सामग्री जो है वह दिया गया था। तो उस बात का जो वर्णन है हमें इन 2 अभिलेखों में प्राप्त हो जाते हैं। आपको बता दूं कि भारत के हमें ऐसा मान सकते हैं कि भारत के हमें पहले ये 2 अभिलेख देखने को मिलते हैं जो सबसे प्राचीनतम है। इनसे प्राचीनतम भारत में हमें कोई भी यहाँ के शासकों द्वारा जो है वह नियुक्त किया गया हमें नहीं देखने को मिलता। उसके बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जो है हमें पूरा का पूरा जो है वो हमें कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है वो अभिलेखें ही प्राप्त होती है। पूरा उनका इतिहास यानी कि सम्राट अशोक का जो इतिहास है वो अभिलेखों के माध्यम से ही लिखा गया है। तो ये भी हमें चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये जो है वो बलुआ पत्थर से बनाया गया है। बलुआ पत्थर वो पत्थर होता है जो चुनार यानी कि मिर्जापुर, आधुनिक उत्तर प्रदेश के अंदर एक मिर्जापुर नामक जिला है, उसके अंदर एक चुनार नामक जो है हमें जगह देखने को मिलता है। वहां पर जो है वो ये बलुआ पत्थर जो है वो मिलते थे, और उन्हीं पत्थरों से जो है वह इनका निर्माण हुआ है। जब हम वहाँ पे जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे तो जब हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो हम जो है वो सारी के सारे अभिलेखों के बारे में जो है वह चर्चा करेंगे। तो इनके जीवन से संबंधित ये हमारी सारी जानकारी देखने को मिलती है। इनके अभिलेख 2 देखने को मिलते हैं, पहला सोगौरा का, दूसरा महास्थान का अभिलेख। उसके बाद इनका जो अकाल जो पड़ा है इसकी जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इनके समय में जैन धर्म के 2 हमें गुरु देखने को मिलते हैं, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। यहाँ पे आप जो है वह लिख लीजिएगा, जैन भिक्षु। इनके समय 2 हमें जो है वह जैन भिक्षु देखने को मिलते हैं, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, और दूसरे जो हैं वो भद्रबाहु, बाहु। ऐसा माना जाता है कि यहीं से जो है वह हमें कह सकते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर नामक जो है वो 2 संप्रदाय की उत्पत्ति होती हुई हमें मौर्य काल में ही देखने को मिल जाती है। श्वेतांबर और दिगंबर का जो है वो हमें जानकारी देखने को मिलती है। श्वेतांबर जो है वो स्थूलभद्र ने जो है वो श्वेतांबर की जो है वो उद्घाटन किया था, यानी कि श्वेतांबर को उत्पत्ति जो है वो स्थूलभद्र के द्वारा हुआ था। भद्रबाहु जो थे वह जो है भद्रबाहु जो थे उन्होंने ऐसा माना जाता है कि
दिगंबर संप्रदाय की जो है वो उत्पत्ति यहीं से जो है वो मानी जाती है। यहीं से जो है वो जैन संप्रदाय में दो भाग हो गए थे। आपको बता दूं कि जब उत्तर भारत में अकाल पड़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य के सभी नागरिकों को जो है वो लेकर के दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं। उन्हीं के साथ जो है वो भद्रबाहु भी चले जाते हैं, यानी कि उन्हीं के साथ भद्रबाहु भी चले जाते हैं कि हम जो है वो शासक के साथ ही रहेंगे। लेकिन जो स्थूलभद्र थे वो अपने राज्य को नहीं छोड़ते हैं, यानी कि वह उत्तर भारत को नहीं छोड़ते हैं और वो पूर्ण रूप से वहीं पर रहते हैं। जब अकाल समाप्त होता है और ये सभी जब भद्रबाहु वापस वहां से दक्षिण भारत से जब उत्तर भारत में आते हैं, तब यहाँ पर जो है वो दो जो है वो मतभेद हो जाता है और मतभेद होने के बाद हमें स्थूलभद्र और भद्रबाहु यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर की जो है वो उत्पत्ति होती हुई देखने को मिल जाती है। जो श्वेतांबर है इसमें इसके जो संत थे वे श्वेत रंग के जो है वो वस्त्रों को जो है वो धारण करते थे, लेकिन जो दिगंबर था उसमें वहाँ के जो भिक्षु थे वह जो है वो निर्वस्त्र रहा करते थे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए, ये तो हमने मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बारे में जो है वह देखा, समझा, जाना किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपना जीवन यापन जो है वह करते हैं। अब जो है हम इनके पुत्र यानी इनके पुत्र जो है वह हम बिंदुसार के बारे में समझेंगे। बिंदुसार के बारे में समझेंगे। यह जो है यानी कि बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है वो पुत्र हैं और यह दुर्धरा की संतान है, यानी कि दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य की जो है वो संतान है। यहाँ पे आप जो लिख लीजिएगा कि इनकी माता जो है वो दुर्धरा है, इनकी माता का नाम जो है वो दुर्धरा है और यह चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा की जो है वो संतान हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि बिंदुसार इनका नाम जो है वो होने का कारण जो है वो यह है कि ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वह जो है वो बाहरी आक्रमणकारियों से बचने के लिए जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो छोटी छोटी मात्रा में जो है वो जहर जो है वो दिया करते थे, ताकि उनका जो है वो शरीर जो है वो विषैला हो जाए, नाग कन्या से जो है वो बचे रहें, विष कन्या से जो है वो बचे रहें, उनके ऊपर किसी भी प्रकार के जो है वो विष का प्रभाव ना हो। तो इसलिए वो छोटी छोटी जो है वो कह सकते हैं कि उनको जहर की जो है वो पुड़िया जो है वो दिया करते थे। तो वो जो है वो खाते खाते उनका शरीर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो विषैला हो गया था। एक बार ऐसा होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब भोजन दिया जा रहा था तो उसी भोजन में जो है वह चाणक्य ने जो है वो जहर मिलाया था, ताकि उनको जो है वो जो डेली रूटीन था उतने आधार पर जो है वो जहर उसमें मिलाया था। लेकिन दुर्धरा वहां पे पहुंचती है और उसको जो है वो खा लेती है, यानी उसी भोजन को दुर्धरा खा लेती है, तो उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। जब यह मृत्यु होती है यानी कि दुर्धरा के अंदर जो है वो जहर जो है वो प्रवेश कर जाता है और उनकी जो है वो हालत जो है वो खराब हो जाती है, तबीयत जो है वो बिगड़ने लग जाती है। तब उस समय जो है वो चाणक्य ने जो है वह सर्जरी कर करके यानी कि सर्जरी कर करके जो है वह बिंदुसार को जो है वह उनके पेट से जो है वो बाहर निकाला था। लेकिन आपको बता दूं कि जब उनके पेट से बाहर निकाल रहे थे तो उसी समय जो है वह उनके माथे पर यानी कि जो बिंदुसार थे उनके माथे पर जो है वह कह सकते हैं एक जहर की एक बूंद जो है वो लग गई थी, यानी कि जहर की एक बिंदु जो है वो बन गई थी। इसलिए जो है वो उनके माथे पर वो बिंदु होने के कारण इनका नाम जो है वह बिंदुसार पड़ता है। इनका नाम जो है वो बिंदुसार पड़ता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़ा जो है वो साम्राज्य स्थापित कर लिया था, जो कि ईरान से लेकर के जो है वो दक्षिण भारत में मैसूर तक हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक का जो एक हमें संपूर्ण जो है वो क्षेत्रफल जो है वो मौर्य काल में देखने को मिल जाता है। तो इसका जो है वो पूरा का पूरा जो है वह खामियाजा जो है वो बिंदुसार के हाथों पे हमें देखने को मिल जाता है। तो इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए जो है वो बिंदुसार काफी जो है वो मेहनत करता है और काफी जो है विद्रोहों को दबाता है, काफी सारे युद्धों को करता है। इसमें इसके युद्धों के हमें काफी सारे वर्णन जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। आप देखेंगे तारानाथ ने ऐसा बताया है, तारानाथ के अनुसार बिंदुसार के प्रदेश में लगभग 16 प्रदेश थे, यानी कि लगभग 16 प्रदेशों में जो है वो बिंदुसार का जो है वो राज्य विभक्त था और वहाँ पर जो है वो बिंदुसार का जो है वो 16 जो है वो प्रांत थे। उसमें अलग अलग जो है वो प्रांतपति उन्हें नियुक्त कर रखे थे। हर प्रांत के जो है वो अलग अलग सैनिक हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें बिंदुसार के शासक काल में देखने को मिल जाता है। एक क्रमबद्ध जो है वह जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकारों में भी मतभेद है कि जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे, उसी प्रकार से बिंदुसार के भी कुछ समय तक जो है वो चाणक्य ने ही इनका जो है वो शासन करने में जो है वो योगदान दिया था। उसके बाद फिर से जो है वो अलग जो है वह प्रधानमंत्री उनके बनते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो बिंदुसार के बारे में हमें जानकारी देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि बिंदुसार का जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 298 ईसा पूर्व से लेकर के 98 से लेकर के 200
73 ईसा पूर्व के आसपास का जो टाइम है वो हमें देखने को मिलता है। 73 ईसा पूर्व के आसपास का जो टाइम है वो देखने को मिलता है। इसके बाद सम्राट अशोक जो है वह शासक बन जाते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इनके जीवन से रिलेटेड जो है वह चीजें देखने को मिलती है। हम इनके बारे में, मैंने आपको बताया कि इनकी उत्पत्ति दूधरा से जो है वो हुई थी, इसलिए इनको जो है वह बिंदुसार कहा गया, क्योंकि इनके मस्तक पे जो है वह जहर की एक बूंद जो है वह लग जाने के कारण इनके माथे पे जो है बिंदी बन गई थी, जिस कारण इनको जो है वो बिंदुसार जो है वो कहा गया है। इनको जो है वो अमित्र घात भी कहा गया है। इनका दूसरा जो नाम है वह हमें अमित्र घात देखने को मिलता है। अमित्र घात यानी कि अपने दुश्मनों पर, यानी कि जो इनके दुश्मन हैं, जो इनके शत्रु हैं, उन पर जो है वो विजय प्राप्त करने वाला। इसका इस नाम का जो वर्णन है वो यह है कि इन दुश्मनों पर जो है वो विजय प्राप्त करना, अपने शत्रुओं के ऊपर जो है वो विजय प्राप्त करने वाला जो है वह अमित्र घात जो है हमें देखने को मिलता है कि अपने दुश्मनों के ऊपर जो है वो घात लगाता, उनको जो है वो समाप्त करने वाला जो है वो अमित्र घात देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं इसी के शासनकाल में हमें तक्षशिला के 2 विद्रोह देखने को मिलते हैं। शिला के 2 विद्रोह जो है वह देखने को मिलते हैं। पहला विद्रोह जो है वह बिंदुसार ने ही दबा दिया था। दूसरे विद्रोह में आप देखेंगे कि सम्राट अशोक को जो है वह भेजा जाता है और सम्राट अशोक जाते हैं और इस विद्रोह को जो है वो पूर्ण रूप से जो है वह समाप्त करते हैं। यानी कि सम्राट अशोक इसमें जाते हैं और इस पूरे जो है वो विद्रोह को समाप्त कर देते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो बिंदुसार का पहला पुत्र था, यानी कि बड़ा जो पुत्र था, उसका नाम हमें सुसीम देखने को मिलता है। बिंदुसार का जो पुत्र था उसका नाम था सुसीम। जो कि तक्षशिला का जो है वो उस समय गवर्नर के रूप में नियुक्त था। आपको बता दूं कि सम्राट अशोक, मैं अभी आपको जब सम्राट अशोक के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सम्राट अशोक जो है वो बंगाल के गवर्नर थे। तो आपको यहाँ पे भी नोट करना है कि अशोक बंगाल के गवर्नर थे। अशोक जो है वो बंगाल के गवर्नर थे और तक्षशिला पर जो है वो सुसीम का आधिपत्य जो है वो स्थापित था। सुसीम जो थे वो बंगाल के सुसीम जो थे वो तक्षशिला के जो है वो गवर्नर थे। इन्हीं के समय में यहाँ पर जो है वो विद्रोह होता है। तो सबसे पहले बिंदुसार जो है वो सुसीम को बोलता है कि आप जाइए तक्षशिला के विद्रोह को जो है वो समाप्त कीजिए, लेकिन वह जो है वो इस विद्रोह को दबाने में जो है वह नाकाम रहते हैं। यानी कि इस विद्रोह को जो है वह दबाने में यह जो है वो पूर्ण रूप से नाकाम रहते हैं और उसके बाद जो है वह इनको जो सम्राट अशोक को जो है भेजा जाता है, यानी कि अशोक को भेजा जाता है। वो वहां पे जाते हैं और एक तरीके से काट छाट करके जो है वो पूरे विद्रोह को जो है वह दबा देते हैं। इसलिए इनको जो है वो कह सकते हैं कि इनको बहुत सारे जो है वो नामों से जो है वो संबोधित यहाँ पे किया गया था। जब मैं सम्राट अशोक के बारे में आपको बताऊंगा तो ये सारी चीजों को मैं वहाँ पे प्रारंभिक बातें इनकी जो है वो लेते हुए आपको जो है समझाऊंगा। तो आपको इस क्लास से उस क्लास को जो है कोरिलेट करने के लिए मैं सम्राट अशोक के बारे में कुछ बातें जो है वो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। कुछ हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम सम्राट अशोक के बारे में जो है वह देखेंगे, यानी कि पूरा का पूरा सम्राट अशोक के बारे में या पूरा मौर्य वंश के पतन के बारे में, उनके उद्भव के बारे में हम सारी बातें जो है वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सुसीम जो थे वो तक्षशिला के जो है वो शासक के रूप में थे, यानी कि गवर्नर के रूप में थे। सम्राट अशोक बंगाल के गवर्नर थे। जब सुसीम से यह विद्रोह नहीं दबता है तो सम्राट अशोक को जो है वो भेजा जाता है और वह जो है वह काट छाट के पूरी तरीके से इस विद्रोह को दबा देते हैं। रास्ते में एक हमें खस जाति देखने को मिलती है जो नेपाल की तराई में जो है वह रहती थी। एक खस जाति थी जो कि नेपाल के तराई में थी। सम्राट अशोक ने उस जाति को भी समाप्त कर दिया, उस जाति को भी समाप्त काट छाट कर जो है वह कर दिया। उसके बाद बंगाल में विद्रोह हुए, उसको भी सम्राट अशोक ने इसी प्रकार से जो है वो क्रूरता से जो है वो उसका दमन किया। तो इस कारण से आप देखेंगे कि सम्राट अशोक का जो है वो हमें पहला जो प्रारंभिक जो चीजें देखने को मिलती है वो यह देखने को मिलती है कि सम्राट अशोक एक कह सकते हैं कि क्रूर शासक के रूप में हमें देखने को मिलता है। जब सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध से प्रभावित होता है उसके बाद जो है वो उसके अंदर जो है वो दया भाव धर्म परिवर्तन ये सारी चीजें आती हुई देखने को मिलती है। उससे पहले सम्राट अशोक बहुत ज्यादा जो है वो क्रूर शासक के रूप में देखने को मिलता है। इसका जो है वो हृदय परिवर्तन होता है और यह जो है वो भारी रक्तपात से घृणित होकर के अपने शस्त्र को जो है वह त्याग देता है। तो इस प्रकार से हमने जो है वो बिंदुसार के बारे में देखा, सम्राट
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा, बिंदुसार के बारे में देखा। आपको बता दूं कि बिंदुसार और बिंबिसार में सबको जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कह सकते हैं कि उसमें जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि बिंबिसार कौन है और बिंदुसार कौन है। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि बिंदुसार जो है वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जो है वो पुत्र थे, और जो बिंबिसार थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे, यानी कि जो हमें पहला हर्यक वंश देखने को मिलता है उसके जो है संस्थापक हमें बिंबिसार देखने को मिल जाते हैं। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के जो है वो पुत्र थे, और इन्हीं के पुत्र जो मौर्य वंश के अगले शासक बनते हैं वो हमारे सम्राट अशोक देखने को मिलेंगे। तो यानी कि कल की जो हमारी क्लास होगी वो हम सम्राट अशोक के बारे में देखेंगे। कुछ जो है वो हम यहाँ से चीजों को लेंगे और कुछ वहां से चीजों को लेंगे, और फिर जो है हमारी क्लास जो है वो आगे बढ़ेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। कल हम सम्राट अशोक के बारे में, पूरी उनकी जीवनी के बारे में, पूरे उनके अभिलेखों के बारे में, उनके सिक्कों के बारे में, उनके ताम्रपत्रों के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में जो है वह हम कल की क्लास में जो है चर्चा करेंगे। आज हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में देखा। अब हम कल बिंदुसार के बारे में, यानी कि बिंदुसार के जीवन की कुछ चीजों के बारे में उनको देखेंगे, और उसके बाद जो है वह सम्राट अशोक के बारे में जो है वह समझेंगे, और चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश का पतन है हम उनको जो है वह समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।